सबसे पहले आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, एक मुल्क के लिए बनाया जाता है, जिसमें ये चीज डिसाइड की जाती है कि उस मुल्क को कैसे गवर्न किया जाएगा, उस मुल्क की गवर्नमेंट कैसे होगी। ये आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड करते हो। और उसके साथ साथ आप ये भी डिसाइड करते हो कि इस मुल्क के अंदर, इस गवर्नमेंट के अंदर जो आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उसमें हमारे पास तीन आर्गन्स होते हैं। एक को हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसका काम होता है कि मुल्क के लिए लॉज बनाना। यानी लेजिस्लेचर का सिर्फ एक ही काम है कि मेकिंग लॉज। और जब लेजिस्लेचर लॉज बना लेता है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी जो होती है वो है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है, जो लॉज आपके लेजिस्लेचर में बन जाते हैं। यानी इस टाइम पाकिस्तान का लेजिस्लेचर जो है वो हमारा पार्लियामेंट है। और ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया है। उससे पहले हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशंस गुजरे हैं। एक 1956 में बना है, दूसरा 1962 में। वो दोनों यूनिकैमरल थे। यूनिकैमरल का मतलब ये होता है कि जिस पार्लियामेंट के अंदर सिंगल बॉडी होती है, यानी उसके अंदर एक सिंगल हाउस होता है। कैमरल का मतलब होता है हाउस, रूम या चैम्बर। और बाई कैमरल का मतलब होता है ऐसा लेजिस्लेचर जिसके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं या दो हाउसेस होते हैं। लाइक एक उसमें नेशनल असेंबली होती है, और दूसरी जो है वो सेनेट होता है। सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं। सेनेट हमेशा इक्वालिटी की बुनियाद पे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो हर सूबे से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सेनेट के अंदर। दूसरी तरफ जो नेशनल असेंबली होती है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन तमाम सूबों को पॉपुलेशन की बुनियाद पे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में अभी हम देखें तो पंजाब की नेशनल असेंबली में सीट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी आबादी 11 करोड़ है। और दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। तो बलूचिस्तान के सीट्स उसमें कम होंगे। तो बेसिकली ये मैं बताने लगा था कि ये तीन अर्गन्स होते हैं। एक लेजिस्लेचर है जो कानून साजी करता है, जो मुल्क के लिए कवानीन बनाता है। दूसरी तरफ एग्जेक्टिव है। जब लॉज लेजिस्लेचर में बन जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू एग्जेक्टिव, जो आगे जाके मैं आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद तीसरा अर्गन जो है वो जुडिशरी होती है। जुडिशरी सिर्फ दो काम करती है। एक तो सिंपल सी बात है कि वो सिविलियन और क्रिमिनल केसेस को डील करती है। जुडिशरी का ये एक काम ये होता है। उसके अलावा जुडिशरी का जो सबसे बुनियादी काम होता है, गौर से सुन लेना, उसमें एक है रिव्यू ऑफ द लॉ करना। यानी जब आपका लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कोई कानून बना लेता है, तो जुडिशरी उसको देखती है कि क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर बना है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है। और दूसरा काम जुडिशरी जो करती है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स एंड लॉज लिखे गए हैं, उनकी तशरीह करना कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इस स्पेसिफिक मैटर के बारे में क्या कहता है। तो ये दो बुनियादी काम होते हैं जुडिशरी के। ठीक है। हाँ, ये मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा। फेडरल के अंदर इस तरह नहीं होते। यानी बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर हमारे पास नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों होते हैं। और सेनेट के भी अरकान जो होते हैं वो चारों सूबों से आते हैं। नेशनल असेंबली के भी तमाम अरकान जो है वो इलेक्टेड पीपल होते हैं, जो अवाम वोट के जरिए से उनको लाते हैं। ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे। पहले जब हम स्टार्टिंग से ये चीज़ें शुरू करें, तो पहले आप लोग सीक्वेंस में सुने, फिर आप लोगों का एक एक चीज़ जो है वो मैं एड्रेस कर दूंगा। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को दो बातें बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है
इसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई और लॉ नहीं होती, और कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ होता है। तमाम लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, पहली बात। फिर मैंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि इस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट कैसे होगी, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इस मुल्क के अंदर लाएंगे। फिर मैंने आप लोगों को तीसरी बात बताई कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी करता है। ये जो तीन आर्गन्स होते हैं जो मैंने बता दिए, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बुनियादी काम होता है वो ये है कि वो सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज को भी डिटरमाइन करता है, और रियासत की भी राइट्स और ड्यूटीज, दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिटीजन की सबसे बुनियादी राइट क्या है? उसकी लाइफ की सिक्योरिटी है, जो रियासत उसको देती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी राइट्स में आता है वो है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, और तीसरे नंबर पे उसको फ्रीडम दे दिया जाए। इसी तरह फिर सिटीजन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसकी क्या ड्यूटी होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले सिटीजन जो है वो रियासत का वफादार रहेगा, उसकी कानून की पासदारी करेगा। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक इंडिविजुअल, एक फर्द और रियासत के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें रियासत की भी जिम्मेदारी और ड्यूटीज और एक फर्द की भी जिम्मेदारीज और ड्यूटीज लिख दी जाती है। और उसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर कवानीन कैसे बनाए जाएंगे और बाकी चीजें कैसे एड्रेस किए जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाते हैं। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी मुल्क की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है। यानी जितने लॉज होते हैं, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। द फर्स्ट थिंग, सेपरेशन ऑफ ऑफ पावर्स हम करते हैं। ये जो गवर्नमेंट के तीन ब्रांचेस है इनके दरमियान ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड हो जाते हैं। इसी तरह फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखता है कि कोई अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं कर रहा, ये जो तीन अर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है क्या ये मिस यूज ऑफ पावर तो नहीं कर रहे हैं। तो इन पे भी चेक एंड बैलेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रखता है थ्रू जुडिशरी। और उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं, लाइक इस टाइम हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक, ये जो 20 आर्टिकल्स हैं ये पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हैं, जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को इन आर्टिकल्स के अंदर बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये एज ए होल मैंने आप लोगों को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन समझाया। उसके बाद क्या होता है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था, और पाकिस्तान के अंदर डिबेट ये हो रही थी कि क्या हम पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाएं या क्या हम पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाएं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट्स थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब इन मुसलमान यूनाइटेड इंडिया में रह रहे थे तो तब उनकी दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, जो उनके आईनी हुकूक थे, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, वो उनको नहीं मिल रहे थे। साथ साथ उनकी फिजिकल प्रोटेक्शन भी नहीं था। यानी ना उनकी फिजिकली कोई प्रोटेक्शन है, ना उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, यानी पावर्स नहीं मिल रहे थे। उसके साथ साथ उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी, मजहबी आइडेंटिटी थी, बीइंग अ मुस्लिम, और साथ साथ उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, वो इंडिया में प्रोटेक्टेड नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में दो स्कूल ऑफ थॉट्स आए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा था कि अब चूंकि पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान में अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि आपको अपनी आइडेंटिटी या आपके कल्चर या आपके रिलीजन को कोई थ्रेट हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए। सेकुलर स्टेट का ये फायदा होगा जो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज रहती है वो प्रोटेक्टेड फील करेंगे। अब सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो रियासत मजहब के खिलाफ होता है, बल्कि रियासत ये डिक्लेयर कर देती है कि मेरा कोई रिलीजन नहीं है,
आई एम रिलीजियन लेस हूं, मतलब आई एम रिलीजन लेस, मेरा कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन को टोटली अटरली एक प्राइवेट मैटर बना दिया जाता है। आप दिन में 10 दफा नफल पढ़ते हो, आप हज पे जाते हो, रियासत का उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन रियासत बजाते खुद अपना कोई रिलीजन नहीं रखता। और ये जो कॉन्सेप्ट आया है दुनिया में, जहां पे रिलीजन और रियासत के जो बाकी अफेयर्स होते हैं, यानी जो गवर्नेंस के काम होते हैं, इनको दुनिया में सबसे पहले अलग किया गया ट्रेटी ऑफ वेस्टफेलिया में, जो 1648 में हुई थी। उससे पहले यूरोप के अंदर 30 साल की एक जंग हुई थी, जिसमें मॉडर्निस्ट या प्रोटेस्टेंट्स या बेजेंटाइन एम्पायर वर्सेस जो कैथोलिक चर्च था रोम एम्पायर के अंदर, इटली के अंदर, तो उनके दरमियान एक कशमकश थी। और उसके बाद ये सेकुलर आइडियाज पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गए कि रियासत को रिलीजन से अलग रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान में दूसरी तरफ बहुत ज्यादा लोग जो थे वो ये समझ रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पे बनाया है और ये लेगेसी होनी चाहिए, ये लेगेसी कंटिन्यू रहनी चाहिए, और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट बन के रहे। एनीवेज, इस चीज को डिसाइड करने के लिए फाइनली पाकिस्तान की फर्स्ट जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये जो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली है पाकिस्तान की, ये 10 अगस्त 1947 को बनी थी। 11 अगस्त 1947 को कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली को स्पीच किया। अब इसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम था मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। चूंकि जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो मुल्क का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और ब्रिटिश की तरफ से जो आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मिला था, उसको हम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, जो आगे आ जाएंगे। तो उसको पाकिस्तान ने माइनर चेंजेस करके उसको हमने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो वो एक एंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, एक उबूरी कॉन्स्टिट्यूशन था, एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन था। बाकी तो हमने अपने मुल्क के लिए अलग अपना खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर 12 मार्च 1949 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। इसमें यह बात डिसाइड की गई कि पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किस नौइयत का होगा, ये इसके अंदर डिसाइड किया गया। तो जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, अभी तकरीबन 1.5 महीना पहले भी ये कोई एसएनजीडी के जो पेपर्स हुए थे, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा था कि ये क्या था और ये क्यों आया था। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पाकिस्तान की तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस की फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी ये बिल्कुल पाकिस्तान के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको पाकिस्तान के तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीमिएबल बनाया गया। लॉ में प्रीमिएबल हम लाइक कंटेंट इसे कह सकते हैं, या फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, कि लाइक ये आपकी गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स है, और इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप आगे जो प्रोसेस बनाते हो उसको फिर आगे लेके जाते हो। तो ये स्टार्टिंग में आपके लिए एक बाउंड्री या लिमिटेशन या यू कैन से डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाली चीज होती है प्रीमिएबल। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान के तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रीमिएबल है। लेकिन 1985 में जब जनरल जियाउल साहब ने एट्थ अमेंडमेंट दिया, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, तो उस एट्थ अमेंडमेंट के अंदर उसने एक आर्टिकल पास किया, एक अमेंडमेंट पास किया 1985 में, जिसको हम एट्थ अमेंडमेंट कहते हैं। उसके अंदर आर्टिकल 2A के जरिए से ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उठा के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर एक हिस्सा बना दिया गया, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है। तो इस टाइम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिर्फ प्रीमिएबल नहीं है, बल्कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
यानी इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनेक्स किया गया है। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? इसके अंदर जो सबसे बुनियादी पॉइंट है जो आप लोगों के सामने आ रहा है कि अल्लाह इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द अलमाइटी अल्लाह। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक रियासत के अंदर सबसे बुनियादी चीज सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी। जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सुप्रीम लॉ है, जिससे बढ़कर कोई और लॉ नहीं हो सकती। वो आपका बेंचमार्क है, वो सुप्रीम है। इसी तरह एक मुल्क के अंदर जो सॉवरेनिटी होती है, वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है। और रियासत बजाते खुद, एक स्टेट जो होती है, वो बजाते खुद एक सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है। तो पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये उन्होंने दी अल्लाह ताला को, कि इस मुल्क का जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है या सुप्रीम रूलर है, वो अल्लाह ताला की जात है। अब इसके अपोजिट में जो सॉवरेनिटी होती है, उसको हम पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। पॉपुलर से मुराद यानी फेमस सॉवरेनिटी। ये जब से दुनिया में यूरोप के अंदर डेमोक्रेसीज आई और डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई वक्त के साथ, तो वहां पे पॉपुलर सॉवरेनिटी आई। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब है व्हेन सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ द लैंड, यानी जब सॉवरेनिटी लोगों के पास होती है। किस तरह? सॉवरेनिटी का मैंने बता दिया कि ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ओके। अब सुप्रीम अथॉरिटी डेमोक्रेसीज में अगर हम देखें, अवाम वोट करती है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट की तरफ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज देते हैं। ये लेक्चर अगर बंद हुआ, तो आप लोगों ने 2 मिनट बाद उसी लिंक को दोबारा क्लिक करना है और आप लोग वापस लेक्चर में आ जाओगे, ठीक है? 10 मिनट बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, 40 मिनट का है ये। तो 1-2 मिनट के बाद आप लोग उसको रिक्लिक करें तो इंशाल्लाह आप लोग वापस लेक्चर के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये था कि सॉवरेनिटी से मुराद है सुप्रीम अथॉरिटी, और डेमोक्रेसीज में ये सुप्रीम अथॉरिटी लोगों के पास होती है। किस तरह होती है? कि लोग वोट के जरिए से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट भेजते हैं, और जब वो पार्लियामेंट भेजे जाते हैं, वहां से फिर वो अथॉरिटी को इलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अथॉरिटी किसके पास आई? लोगों के पास आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अथॉरिटी उनको पसंद नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम वो वोट नहीं करेंगे। या फिर पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से उसको खत्म कर देते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं, और उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लोगों को किसी भी अथॉरिटी को, बेसिकली डेमोक्रेसीज में ये अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट है, और जो यूके है या पाकिस्तान है या इंडिया है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो यहाँ से अथॉरिटी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर उनको पसंद नहीं आया, तो वो लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से उसे खत्म भी कर सकते हैं। जिस तरह इमरान खान को खत्म किया गया, आप लोगों को याद होगा, इमरान खान को पार्लियामेंट ने खत्म किया। अब जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, ये बेसिकली लोगों के बिहाफ पे बैठे हुए हैं। लोगों ने उनको वोट दिया है, और उनको ये अथॉरिटी दी है कि आप मेरे बिहाफ पे फैसले करो। तो बेसिकली पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये हुआ कि जब अथॉरिटी लोगों के पास होती है। यहां पे उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या दो अथॉरिटी जो इस मुल्क में एक्सरसाइज की जाएगी, ये उन्होंने दी अल्लाह ताला को। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला? कि पीपल विल रूल, या आप कह सकते हो कि द अथॉरिटी विल बी एक्सरसाइज्ड थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी गवर्नमेंट विल वर्क थ्रू डेमोक्रेसी। अब अगर आपसे किसी ने नहीं पूछा, सिंपल आपसे कहा कि मुझे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताओ, तो आप इसको इसी तरह कर लोगे कि सॉवरेनिटी अल्लाह ताला को दी गई है, और जो इस मुल्क में वो अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाएगी, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए से, इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए से। लेकिन अगर हम इसको डीपली देखें, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पहले सॉवरेनिटी किसको दी? अल्लाह ताला को दी। लेकिन
सेकेंड पॉइंट में उन्होंने अथॉरिटी जो है फिर लोगों को दे दी, डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंस्टॉल किया। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी और जो हमारे इस्लामिक बिलीफ्स है, जहां पे हम सॉवरेनिटी अल्लाह ताला को देते हैं। तो ये दोनों का एक मिक्सचर बना हुआ है बेसिकली। लेकिन अगर आपसे किसी ने नहीं पूछा तो फिर आप सिंपली ये बात बताएंगे कि सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, पहली बात। और जो अथॉरिटी, अब जाहिर है अल्लाह ताला डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, तो अथॉरिटी तो किसी के जरिए से एक्सरसाइज होगी। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि अथॉरिटी विल बी एक्सरसाइज्ड थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि हम लोगों को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के काबिल बनाएंगे, लोगों को टीच करेंगे, मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाएंगे। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये दिया कि जो डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर होगी, इक्वालिटी होगी, जो जस्टिस सिस्टम होगा या जो फ्रीडम दिया जाएगा, ये हम वो वाला देंगे जिसको अल्लाह ताला ने परमिट किया है, जिसको इस्लाम ने परमिट किया है। नॉट नॉट दैट वन विच इज फॉर्मेटेड बाय ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज है, एक बात याद रखो, जब पाकिस्तान बना तो हमारी जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो आज का मॉडर्न बांग्लादेश है, वहां पे हिंदू बहुत ज्यादा थे। तो माइनॉरिटीज जो थी वो सिक्योर नहीं थे, उनके अंदर एक डायलेमा क्रिएट हुआ था, तो दे वर इनसिक्योर। और उनके लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको फुल टाइम फ्रीली आज़ादी दी जाएगी कि वो अपने कल्चर और रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पाकिस्तान में उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। और उसके बाद सिक्स पॉइंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये है कि पाकिस्तान को हम एक फेडरल सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देंगे। व्हाट इज फेडरल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? देखो, दुनिया में तीन तरह के गवर्नमेंट्स होते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो जरा जल्दी लिख लें। एक को हम फेडरेशन कहते हैं, एक को हम कन्फेडरेशन कहते हैं, और एक को हम यूनिटरी कहते हैं। जब ब्रिटिश हिंदुस्तान आए तो ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर 1857 से लेके, जब से ब्रिटिश राज शुरू हुआ, फिर 1935 के एक्ट तक उन्होंने इंडिया को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चलाया। ये आपसे पूछा जा सकता है इवन इंटरव्यू में भी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये चीजें आपकी इंटरव्यू और बाकी एग्जामों में हर चीज में काम आने वाली चीजें हैं। इसमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, ठीक है। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसमें तमाम के तमाम पावर्स सेंटर के पास होते हैं, सूबों के पास कोई पावर्स नहीं होते, सूबे पावरलेस होते हैं। तमाम फैसले, तमाम पावर्स, तमाम डिसीजंस सेंटर लेता है। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका जो अपोजिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम कन्फेडरेशन कहते हैं। कन्फेडरेशन वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें फैसले जो है, पावर्स जो है, वो सब के सब सूबों के पास होते हैं, सेंटर बराए नाम होता है। जिस तरह अमेरिका ने ब्रिटिश से आज़ादी से लेने से पहले उन्होंने 4 जुलाई 1776 को उन्होंने मुल्क के लिए आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन बनाया था। अमेरिका पहले, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नाम था? आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, जिसमें पावर्स सूबों के पास थे, लेकिन अमेरिका में सूबों को स्टेट्स कहा जाता है और सेंटर के पास कोई पावर्स नहीं थे। लेकिन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें पावर्स शेयर्ड होते हैं, पावर्स सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान शेयर्ड होते हैं। आज पाकिस्तान में फेडरेशन है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ये बात याद रखो, आगे जाके हम पाकिस्तान अफेयर्स को बहुत कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे। इंडिया के अंदर सबसे पहले फेडरल सिस्टम, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी डिमांड सबसे पहले लखनऊ पैक्ट में किया गया। लखनऊ पैक्ट वो पैक्ट है, पैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट। लखनऊ एक जगह थी जहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक पेज पे आए, और यहां से हिंदू मुस्लिम यूनिटी शुरू होती है, और साथ में
हिंदू मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट भी तस्लीम कर लेते हैं, यानी मुसलमानों को एज ए नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो हम तब अंडरस्टैंड करेंगे वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी बात है वो ये है कि इंडियंस ने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड उन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट के अंदर किया था। और जो अब जब पाकिस्तान बना तो वही बात आगे भी बढ़ी, और पाकिस्तान को एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया गया, जिसमें तमाम पावर सेंटर के पास नहीं थे, बल्कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान डिवाइडेड थे। और उसके बाद मतलब इसका जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें हम कहते हैं कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती है, यानी सूबाई खुद मुख्तियारी दी जाती है। यानी सूबों को कुछ चीज़ों में मुकम्मल खुद मुख्तियार बना दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की मैं बात करूं, हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ की जितने मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर जितने फंड्स होते हैं, हेल्थ के हवाले से जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ये इसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं होगा। ये सारे के सारे किसके पास होंगे? सूबे के पास होंगे। इसको हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, बिलीव्स एंड वर्शिप एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना, किसी भी तरह से सियासत करना, किसी के साथ भी अटैचमेंट करना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप पे कोई फोर्स नहीं होगा। आज़ाद जुडिशरी इस मुल्क में बनाई जाएंगी, कोर्ट्स जो है वो आज़ाद होंगे। पाकिस्तान को एक जो पाकिस्तान की टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब लैंड, और उसकी सॉवरेनिटी जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और हम पूरी दुनिया में पीस और प्रोग्रेस को प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया के इंसानों की पीस और ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी ह्यूमन भलाई के लिए काम करेगा। अब जब पाकिस्तान बना तो हमारे ये 7 मेजर इश्यूज थे। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले